नमस्कार साथियों। पिछले व्याख्यान में हमने भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण स्रोतों के संबंध में बात की थी, जिसके तहत हमने यह जानने का प्रयास किया कि किन किन देशों के संविधानों से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान जोड़े गए हैं और उनसे उनकी विस्तार से हमने व्याख्या भी समझने की कोशिश की। उसी कड़ी के अंतर्गत आज के इस व्याख्यान में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में। तो आइए हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका, सिद्धांतिका एवं आदर्शिका भी कहा जाता है। पंडित नेहरू ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। इसका मतलब यह है कि प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण है और प्रस्तावना का जो स्रोत है वो भी पंडित नेहरू द्वारा दिया गया उद्देश्य प्रस्ताव है, जो उन्होंने संविधान सभा के समक्ष रखा था 13 दिसंबर 1946 को और 22 जनवरी 1947 को उन उद्देश्य प्रस्तावों को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। उन्हीं में से सार रूप में प्रस्तावना निकली है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक सार है, जिसे पढ़ने पर यह पता चल जाता है कि यह संविधान किन सिद्धांतों, किन उद्देश्यों, किन लक्ष्यों को साथ लेकर चलता है तथा इस संविधान में किन किन महत्वपूर्ण विषयों को समायोजित किया गया है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान को भारतीय जनता ने अंगीकृत एवं स्वीकार किया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला एवं अंतिम संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया है। ना तो इससे पूर्व कोई संशोधन हुआ प्रस्तावना में और ना ही इसके बाद प्रस्तावना में कोई संशोधन हुआ। ये जो संविधान संशोधन है, जिसको लघु संविधान भी कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन 1976, और यह संविधान संशोधन आपातकाल के समय किया गया था, जिसके तहत भारतीय संविधान के बहुत से महत्वपूर्ण आयामों को परिवर्तित किया गया है और उनमें प्रस्तावना भी एक है। इस संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवाद, पंथनिरपेक्षता एवं अखंडता। बेरूबारीवाद 1960 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये जो बेरूबारी एक यूनियनवाद था 1960 का, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। परंतु बाद में एक प्रसिद्ध वाद आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 24 अप्रैल 1973 को, जिसमें 13 न्यायाधीशों की खंडपीठ के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि संसद संविधान में जैसा चाहे वैसा परिवर्तन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। और इस वाद में यह भी कहा गया कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान के मूल ढांचे का अंग बताया गया। यानी प्रस्तावना भारतीय संविधान के मूल ढांचे का अंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि संसद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। लेकिन साथ ही इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि संसद संविधान के मूल ढांचे में किसी प्रकार का नकारात्मक परिवर्तन या उसके लघुकरण संबंधी किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। वह मूल ढांचे को मजबूत करने संबंधी प्रावधान संशोधन के माध्यम से कर सकती है। यानी मूल ढांचे को मजबूत करने से संबंधित प्रावधान तो संशोधन के माध्यम से जोड़े जा सकते हैं, लेकिन उसको कम करने संबंधी प्रावधान संसद नहीं कर सकती। और ये जो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े हैं, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता, यह संविधान के मूल ढांचे को कहीं न कहीं
किसी न किसी रूप में मजबूत करता है, न कि कमजोर। सर्वोच्च न्यायालय के इसी निर्णय के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में अभिवृद्धि करने वाले 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। और वह मैंने आपको बताया ही, एक तो समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। अब बात आती है कि प्रस्तावना क्या है। ये तो मैंने प्रस्तावना के बारे में मोटा मोटा आप लोगों को बताया, लेकिन प्रस्तावना है क्या। देखिए, प्रस्तावना एक प्रकार की इंडेक्स है। प्रस्तावना एक प्रकार का कवर पेज है, एक प्रकार का संविधान का सार है, जिसको पढ़ने से, जिसको देखने से ये पता लग जाता है कि संविधान में किन महत्वपूर्ण विषयों को, किन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है। और प्रस्तावना का यहाँ जिक्र करते हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, क्षमता व अवसर की प्रतिष्ठा व अवसर की क्षमता प्रदान करने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी सम्मत 2006 विक्रमी को एतदय द्वारा इस प्रस्तावना या इस संविधान को हम अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। ये प्रस्तावना है मोटे मोटे तौर पे। तो इसमें पहला ही वाक्य आया, हम भारत के लोग, वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया। यहाँ सिटीजन शब्द का प्रयोग नहीं किया, यहाँ लोग शब्द का प्रयोग किया गया, यानी पीपुल शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि अभी संविधान लागू नहीं हुआ। अभी संविधान को अंगीकृत करने का, अधिनियमित करने का प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ लोग शब्द का प्रयोग किया गया और बाद में यही लोग शब्द नागरिक हो जाते हैं जब इस प्रस्तावना को स्वीकार कर लेते हैं, और वो सब लोग वैधानिक रूप से नागरिक हो जाते हैं। तो ये प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब प्रभुत्व संपन्न का मतलब है यानी सोवरेन, संप्रभु राष्ट्र। अब इसका मतलब क्या हुआ, संप्रभुता की परिभाषा क्या है कि राष्ट्र आंतरिक एवं बाह्य रूप से किसी अन्य राष्ट्र एवं शक्ति तथा संगठन के अधीन नहीं होगा। आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी किसी भी राष्ट्र या किसी भी सत्ता या किसी भी संगठन के अधीन नहीं होगा, यानी वह स्वतंत्र होगा। तो यहाँ आज़ादी के बाद में ये भारत की ये ऐसी स्थिति आई, भारत सोवरेन हुआ, भारत संप्रभु हुआ। इससे पूर्व भारत संप्रभु नहीं था। और इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया कि क्या 1947 से पूर्व भारत राज्य था। देखिए, राज्य शब्द का मतलब यहाँ देश से है। हम जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी, वो तो खैर इसको अधिकतर जानते होंगे, लेकिन बहुत से लोग इस शब्द को गलत इंटरप्रेट करते हैं कि राज्य का अर्थ प्रांतों से ले लेते हैं, जबकि प्रांत राज्य नहीं है। प्रांत को आप प्रदेश बोल सकते हो, जैसे पाकिस्तान में सूबा बोलते हैं, स्विट्जरलैंड में कैंटन बोलते हैं, कनाडा में प्रांत बोलते हैं, ऐसे आप बोल सकते हो, लेकिन वे राज्य नहीं है। क्योंकि राज्य, किसी भी भूभाग को राज्य होने के लिए 4 तत्व आवश्यक है। पहला निश्चित भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। अब यदि मान लो राजस्थान को राज्य कहें, तो फिर राजस्थान के पास चारों तत्व नहीं है। राजस्थान के पास निश्चित भूभाग भी है, राजस्थान के पास इसकी अपनी जो भी 7-8 करोड़ के करीब जनसंख्या भी है, इसकी अपनी सरकार भी है, लेकिन इसके पास संप्रभुता नहीं है, क्योंकि संप्रभुता भारत में केंद्र सरकार के पास है, इसलिए राजस्थान राज्य नहीं है। तो और इसीलिए भारत भी 1947 से पहले राज्य नहीं था। क्यों? क्योंकि 1947 से पहले भारत संप्रभु नहीं था, और संप्रभुता ब्रिटिश सरकार के पास थी, संप्रभुता इंग्लैंड के पास थी, इसलिए भारत संप्रभु नहीं था और भारत को राज्य नहीं कहा जा सकता 47 से पूर्व। लेकिन आजादी के बाद में भारत राज्य बन गया। तो भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी शब्द से तात्पर्य, देखिए ये शब्द बाद में जोड़ा गया, और हालांकि इसके एस्पेक्ट्स भारतीय शासन व्यवस्था में पहले से ही समाहित थे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा लग रहा था कि
इसको वैधानिक तरीके से, इसको संवैधानिक तरीके से लागू किया जाए, या संवैधानिक तरीके से संविधान में शामिल किया जाए। तो समाजवाद से तात्पर्य होता है कि ये संस्थाओं का सार्वजनिककरण किया जाना, निजीकरण नहीं करके सार्वजनिककरण किया जाना। अब आज तो स्थितियां बदल गई। आज तो जो निगम है, कॉरपोरेशन है, जो सरकारी संस्थाएं, उनके निजीकरण की बातें हो रही, लेकिन उस समय जितने भी सरकारी निगम थे, जितने भी कॉरपोरेशन थे, उन सबके सार्वजनिकरण की बातें हो रही थी। तो इस कारण कि सरकार पर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं लगे, हालांकि सरकार उस नीति पर चल रही है, लेकिन फिर भी किसी प्रकार का आक्षेप नहीं लगे, इस आक्षेप से बचने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने समाजवाद शब्द को जोड़ा। समाजवादी पंथ निरपेक्ष। अब पंथ निरपेक्ष शब्द देखिए, ये जो प्रस्तावना की जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ, यह लिखित परीक्षाओं की बजाय साक्षात्कार की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई बार ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए, संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द को क्यों जोड़ा, धर्मनिरपेक्ष शब्द को क्यों नहीं जोड़ा, और धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में क्या अंतर है। तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष शब्द में बहुत अंतर है। कि पंथ का मतलब होता है मजहब से, धर्म का मतलब मजहब से नहीं है। अपन यहाँ कई बार हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, ऐसी बातें करते हैं, लेकिन धर्म का मतलब यहाँ, धर्म का मतलब होता है नैतिकता और सदाचार से, व्यक्ति के आंतरिक आचरण से। धर्म का मतलब इससे कतई नहीं है कि भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इससे नहीं है। क्योंकि जब धर्म नहीं थे, जब विश्व में इतने धर्म नहीं थे, तब भी धर्म था। अपन कई बार आपने प्राचीन काल में भी सुना होगा कि तू ईमान पे चल, धर्म से डर, अन्याय मत कर, तो ऐसी बातें सुनी होगी। क्योंकि धर्म तो उस समय में था जब ये पंथ नहीं थे, ये मजहब नहीं थे। तो यहाँ धर्म संस्कृत के धृत धातु से बना है, और जिसका मतलब होता है धारण करना। धारण करना यानी उसको स्वीकार करना, उसको अपने आप में समाहित करना, अपने आप को अपने आप में ढालना। लेकिन अब यहाँ अगर मान लो धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता, तो फिर बिल्कुल व्याख्या ही अलग हो जाती। क्यों? एक तरफ तो आप धारण करने की बात कर रहे हो, और फिर एक तरफ धर्म निरपेक्ष यानी धर्म से निरपेक्ष, धर्म से पृथक, धर्म से अलग होने की बात कर रहे हो, तो कंट्रोवर्सी हो जाती। इसलिए धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं करके, धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं जोड़कर पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। क्योंकि जो केंद्र सरकार है, या जो राज्यों की सरकार है, वह धर्म के मतलब पंथ के आधार पर किसी भी प्रकार का, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगी। सभी लोग, सभी पंथ के लोग, सभी सरकार के प्रति, सरकार उनके प्रति सम्मान होगी, और सभी सरकारी योजनाएं सबके लिए बराबर रूप से लागू होगी। उनमें किसी भी प्रकार का पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। अब लोकतांत्रिक का मतलब देखिए, यहाँ लोकतांत्रिक सरकार स्थापित की गई है, और आज दुनिया के अधिकतर देशों में लोकतांत्रिक सरकारें हैं। चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित हो, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित हो। और संविधान की प्रस्तावना में ही ये व्यक्त कर दिया गया है कि जो संप्रभुता है वह जनता में निहित है, और जनता हर 5 वर्ष में सरकार को बदलने की क्षमता, शक्ति रखती है। उनको ये प्रोविजन प्रदान किए गए हैं कि चुनाव के माध्यम से यदि कोई सरकार उनके अनुकूल काम नहीं कर रही, तो वह सरकार को बदल सकती है। तो यहाँ जनता संप्रभु है। ये प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि संविधान के अनुसार भारत में संप्रभु है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, या जनता। तो जनता संप्रभु है। तो लोकतांत्रिक सरकार है यहाँ, और चाहे राज्यों की सरकार देख लीजिए, प्रांतों की सरकार देख लीजिए, चाहे संघ की सरकार देख लीजिए, यहाँ लोकतांत्रिक सरकार है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। अब गणराज्य शब्द से तात्पर्य है, देखिए, ब्रिटेन में राजतंत्रात्मक लोकतंत्र की व्यवस्था है, क्योंकि वहाँ वंशानुगत रूप से राज्य प्रमुख को चुना जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ व्यवस्था चली आ रही है। लेकिन भारत में जो राष्ट्रपति होता है वह वंशानुगत आधार पर नहीं होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी खैर भारत में तो अप्रत्यक्ष मेथड ही है, तो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसका मतलब हुआ कि जनता द्वारा यदि राज्य प्रमुख का चुनाव होता है,
तो वह गणतंत्रात्मक व्यवस्था होती है, क्योंकि यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं शासन व्यवस्था नहीं चली आ रही। ऐसा नहीं कि प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की संतान ही आज भारत के राष्ट्रपति है, ऐसा नहीं, क्योंकि अ, हर व्यक्ति को अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार सब पद धारण करने का अवसर मिलता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, इसकी बातें हम आगे मौलिक अधिकारों में करेंगे, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता अखंडता समता और प्रतिष्ठा अवसर की क्षमता प्रदान करने के लिए। अब यहाँ मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006, ये विक्रम संवत की बात हो रही है, जो ईसवी संवत से 57 साल आगे चलता है। संवत 2006 विक्रमी को इत्ते द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, यानी हम सब इसको अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, यानी हमारे ऊपर शासन करने के लिए इसको बाउंड करते हैं और आत्मार्पित करते हैं, यानी हम हमारी आत्मा में अंग अंग में इसको समाहित करते हैं। तो ये संविधान की प्रस्तावना के संबंध में मैंने बात की, और आगे इसकी चर्चा हम अगले व्याख्यानों में करेंगे। और इसके जो मुख्य प्रावधान है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये सब आगे हम मौलिक अधिकारों में इनकी बात करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं